सैक्रिफाइसेस करना सीखो, और ऐसा नहीं कि आप सैक्रिफाइस करोगे तो बोरिंग हो जाओगे या डिसिप्लिन हो जाओगे। इफ़ यू मेक सैक्रिफाइसेस, आपको जब अचीव करोगे जो भी आपको करना है अचीव, ये जितने भी सैक्रिफाइसेस ये सब वर्थ इट लगेंगे आपके जो भी अचीवमेंट डे पे। तो मेक सैक्रिफाइसेस एंड ऑलवेज फॉलो दिस कोट विच आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। कुशाल ऑल इंडिया रैंक 5 और पूरे वर्ल्ड में ऑल वर्ल्ड रैंक 3। ओह माय गॉड, और वो भी सीए के एग्जाम में, जहाँ पर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तक भी क्लियर नहीं कर पाते। यार ये कैसे किया इतनी यंग एज में? ओह माय गॉड, मुझे वो जर्नी जाननी है, प्लीज बताइए। श्योर श्योर सर, फर्स्टली बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर आपके चैनल पे आना। तो मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि मैं मतलब मारवाड़ी फैमिली से हूँ, जैन। मैं नासिक में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। एंड मारवाड़ी फैमिली में तो कैसा होता है कि धंधा ऐसे खून खून में होता है, राइट। तो मैंने क्या सोचा था कि ऐसा कोई कोर्स करते जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, मतलब पैसा कम देना पड़ेगा बट मेरे को सैलरी या तो जो भी इनकमिंग रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो वो मैंने मेजर कर लिया और मैंने सोचा कि सीए बेस्ट कोर्स है तो सीए में जाते हैं। और ऐसा था कि मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं भी सीए करूं, बिकॉज मेरे पापा को सीए करना था। उन्होंने आर्टिकलशिप किया था बट वो सीए फाइनल्स क्लियर नहीं कर पाए थे। तो उनका सपना ये था कि वो सीए बन पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पाए। तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि मैं सीए बन जाऊंगा ताकि वो खुद सीए बन जाएंगे, मतलब उनको ऐसे लगेगा कि वो खुद सीए बन गए जब मेरी सीए की डिग्री देखेंगे। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए कि मैंने सीए शुरू किया। और ये जर्नी तो बहुत मतलब ऐसे अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है, क्योंकि मतलब आपको भी पता ही होगा कि सीए में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। 12-12 घंटे लास्ट के 4-5 महीने पढ़ना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद कर दिया था मैंने पूरा। तो आई थिंक ये जर्नी पूरी मतलब शुरू हुई थी 2015 से, जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। लकीली उसमें ऑल इंडिया रैंक 6th आ गया था मेरा। तो उसमें मैंने 1 महीना पूरा पढ़ाई किया था मॉड्यूल से, और फिर उसमें वापस मोबाइल फ़ोन बंद करके पूरा सिर्फ किताबों पे फोकस था लास्ट के 1 मंथ। फिर इंटरमीडिएट में गया, हमको 9 महीने का प्रिपरेशन टाइम मिलता है इंटरमीडिएट के लिए। उसमें मेरा पहले इंडिया रैंक 10 आया था। और उसके बाद मेरे जो सर थे नासिक के, उन्होंने बोला कि 10th रैंक आ ही नहीं सकता है, तेरे अकाउंट सब्जेक्ट में और मार्क्स बढ़ेंगे तो तू रीचेकिंग पे डाल पेपर्स। तो मैंने अकाउंट सब्जेक्ट के पेपर रीचेकिंग पे डाला था। और इसमें मार्क्स कम भी हो सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। तो 10th रैंक का वो 11th-12th भी आ सकता था। बट मेरे सर ने मेरे को फोर्स किया, और बाद में 4 महीने बाद मेरे को इंस्टीट्यूट का कॉल आया कि आपका रैंक 10 से 5 हो गया इंटरमीडिएट में। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस जो मेरे मेंटर्स, मेरे गुरुज, उन्होंने दिखाया मुझ पे, ये सब मुझे हेल्प किया है काफ़ी मेरे रैंक्स और अचीवमेंट्स में। और फाइनली फिर 3 साल की आर्टिकलशिप मैंने मुंबई से की, एक मिड साइज फॉर्म से की। और फिर 3 साल की आर्टिकलशिप के बाद सीए फाइनल्स का अटेम्प्ट दिया, और लकीली सीए फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया। तो आई थिंक ये पूरे जो रैंक्स है इसमें मतलब मेरे मॉम डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने मतलब लिटरली जो भी मेहमान घर पे आते थे उनको हॉल में नहीं बैठाते थे, क्योंकि मेरा रूम और हॉल जस्ट ऐसे लग के, तो वो गेस्ट को उनके रूम में लेके जाते थे ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। मैं लाइब्रेरी भी गया था, लेकिन मैं 2 दिन में आ गया घर पे, बिकॉज लाइब्रेरी में सब बच्चे मेरे पास आते थे, डाउट्स पूछते थे। बिकॉज इंटर में रैंक था तो वो बोलते थे कि इससे डाउट्स पूछ लेते, तो मेरा बहुत टाइम चला जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे डाउट सॉल्व नहीं करते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। तो 12 घंटे में से 2 घंटे तो दूसरों के डाउट सॉल्व करने में चले जाते थे। तो मेरे मॉम डैड ने बोला तू तेरे रूम में ही पढ़ाई कर, जो भी मेहमान आएंगे हम हमारे रूम में लेके जाएंगे, या तो हम बाहर जाएंगे उनसे मिलने। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये बहुत हेल्प किया मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स में। तो मेरे मॉम डैड की वजह से आज जो भी हूँ मैं, वो उनकी वजह से ही हूँ। क्या बात है। एक तो यार आप बहुत यंग दिखते हो, हैंडसम भी हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने 6 महीने तक मोबाइल को बंद रखना, रिलेशनशिप में नहीं थे क्या? कोई गर्लफ्रेंड? नहीं था, मैं रिलेशनशिप सीए फाइनल की किताबों के साथ था। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ठीक है, वो तो पास में ही थी तो मोबाइल बंद कर दिया। बट वो फेज कितना डिफिकल्ट होगा ना यार। आजकल हम लोग यार 1 मिनट तक मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। बाय द वे मैंने एक रूल बनाया अपने लिए कि सुबह उठने के बाद मैं एटलीस्ट 1.5 आवर्स के लिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊं। क्या बात है। तो जनरली क्या होता है, उठते ही मोबाइल उठाते हैं। राइट। बट यार 6 महीने तक बिना मोबाइल के रहना ऑकवर्ड नहीं रहा शुरू में? यार कैसे करूंगा ये? ऑकवर्ड तो नहीं रहा इसमें, टू बी ऑनेस्ट बहुत ऐसे डिफिकल्ट होता था। तो मैंने क्या कर दिया था, वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके मेरे डैड के कबर्ड में रख दिया था। तो अगर जब भी इच्छा भी होती थी तो ऐसे था कि डैड का कबर्ड फिर लॉक हो जाता था, मतलब जब भी डैड बाहर जाते थे तो वैसे भी खुलने का कोई चांस था नहीं। और स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि यार चलो यार 15 मिनट के लिए देख लेते, रात को 9 बजे अगर कुछ ऐसे ही इंस्टाग्राम सर्व कर लेंगे, स्नैपचैट सर्व कर लेंगे, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ऐसे स्टार्टिंग में लगता था। बट आफ्टर 15 डेज 20 डेज जब आई वॉज यूज टू नॉट यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तब ऐसे लगा था कि बहुत शांति है मतलब लाइफ में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब वो फेज जो है 4.5-5 महीने का जो लीव पीरियड था, 6 महीने का टोटल, उसमें मतलब इतना पीसफुल फील कर रहा था मैं। नो डाउट कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, फ्रस्ट्रेशन था,
बट मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, तो मैं मतलब किसी से बात भी नहीं करता था, मेरे दोस्त लोगों से एक ही दोस्त से बात करता था जो मेरे डाउट सॉल्व करता था मेरे सीए फाइनल्स के, और मैं उसी से बात करता था और वो मेरे को हेल्प करता था मेरे पूरे पढ़ाई में। उसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करता था, मतलब ऐसे जीवन एकदम स्ट्रेस फ्री बोलते हैं ना, वो हो गया था। ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई लड़ाई किसी से, ना कोई रिलेशनशिप का कोई टेंशन वगैरह, कुछ भी, मतलब कुछ नहीं था वो टाइम पे। तो भले ही इच्छा होती थी, बट एट द बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर था कि अगर मैं अभी बंद करूँगा 4 महीने, तो मेरे को जो रैंक आएगा या जो भी मेरे अचीवमेंट होंगे वो मेरे लाइफ टाइम मेरे को काम आएंगे। तो मेरा मानना ये था कि शॉर्ट टर्म प्लेजर या जो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेन जो होगा ये सैक्रिफाइसेस करने के बाद, वो उस पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो मैं अप्लाई करता हूँ, आज भी अप्लाई करता हूँ, इफ़ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट, देन वॉट यू वॉन्ट बिकम्स द सैक्रिफाइस। तो इट्स लाइक कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया ना, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो सैक्रिफाइस हो जाएगी आपसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सैक्रिफाइसेस करो, बट जब आप अचीव करोगे ये सब वर्थ इट रहने वाले सैक्रिफाइसेस। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, फिर पढ़ाई पे फोकस करो। मॉम डैड भी एकदम सपोर्टिव थे। मेरी सिस्टर की जब शादी हुई थी, इनफैक्ट मेरा सीए का पेपर नवंबर 2019 में था, मेरी सिस्टर, रियल सिस्टर की शादी जुलाई 2019 में हुई थी, तो 4 महीने पहले ही। तो ये टाइम फ्रेम में मतलब इसमें भी इतना सपोर्ट मुझे मिला था कि मेरे को इतना प्रेशर नहीं था कि तू काम कर, ये कर वगैरह। मैं सिर्फ 7 दिन गया था दीदी की शादी में, पूरे 7 दिन फंक्शन अटेंड करने। उसके पहले, उसके बाद मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था। तो ये सब सैक्रिफाइसेस आई थिंक आज मुझे एकदम रियलाइज होते हैं कि कितना हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ गुड पेमेंट, और जस्ट गेटिंग दिस सोशल मीडिया अट्रैक्शन ऑल्सो। तो काफ़ी अच्छा लगता है। अमेजिंग। अगला सवाल पूछने से पहले ना मैं चाहता हूँ आप इस कैमरा में एकदम फेस करते हुए आंसर आपको देना है। 2 चीजें बतानी है कि आपकी एज क्या है और आज आप कितना अर्न कर रहे हो उस एज में, राइट, और कहाँ काम कर रहे हो। ये 4 चीजें आप एक बार कैमरा में बताओ तो अगला सवाल पूछो। राइट, ठीक है। तो आई एम 23 राइट नाउ। मैं 2 महीने पहले ही 23 टर्न किया। अभी मैं आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे लाइक यूजुअली द सैलरी रेंजेस फ्रॉम, मतलब अगर नॉन रैंकर होते तो इट रेंजेस फ्रॉम 12 लाख टू 18 लाख, अगर रैंकर होता है तो 18 टू 25 लाख पर एनम का पैकेज लिखता है। और मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत एक्टिव हूँ, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। तो ये सब, इसके भी मतलब ब्रांड डील्स वगैरह जो होते हैं, जो मैं ब्रांड यूज़ करता हूँ वो प्रमोट करता हूँ, तो इसका भी अर्निंग जो है मेरे सैलरी का जितना ही हो गया है। तो टोटल लाइक ऑल इन ऑल पर एनम के बेसिस पे 45 लैक्स के आसपास सैलरी, और ये जो कंटेंट क्रिएशन है इससे अर्निंग आता है। और मैं स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ काफ़ी, तो उसमें भी रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा मिल गया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो सब मिला के आई थिंक 40 टू 45 लैक्स पर एनम का होगा। तो अगला सवाल मेरा ये है, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो सीए करना चाहते हैं या कोई भी फील्ड के होंगे, एज अ स्टूडेंट जिस तरीके से वो अपने को बिल्ड कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट कौन सी 3 चीजें जो उनको अपनानी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए? 3 ऐसी चीजें। तो सबसे पहला होगा कि आपको मतलब जो आप बात कर रहे हो ना उसमें प्रेजेंटेबल और कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना और इंग्लिश अच्छी होना 2 बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप जो भी कम्युनिकेट करते हो सामने वाले को वो समझना चाहिए। अगर आप हिंदी में भी अच्छा बात कर पाते हो, इट मीन्स कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छी इंग्लिश आई तो ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले चीज़ ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। ये कैसे कर सकते हो कि आप खुद से बात करो मिरर के सामने 2 मिनट कंटिन्यूसली, आप देखो आपकी क्या वीकनेसेस है। या फिर आप एक काम करो, अगर आपको कुछ स्टार्टअप चालू करना है तो आप आपके पेरेंट्स को ट्राई करो कन्विंस करना, वो मानते कि नहीं मानते। अगर आपके पेरेंट्स ही कन्विंस नहीं हो रहे स्टार्टअप के लिए, तो आप बाकी इन्वेस्टर्स को कैसे ही समझा पाओगे जब आप आपके मॉम डैड को ही नहीं समझा पा रहे हो। तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे भी जाओ, इन्वेस्टर को पिच इन करना रहा, किसी को पॉडकास्ट पे बुलाना रहा, किसी का इंटरव्यू लेना रहा या किसी को इंटरव्यू देना रहा, सब में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला। फिर दूसरी चीज़ होगी कि लर्नर्स माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लर्निंग एटीट्यूड जो होता है ना, वो अभी इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा ज़माना आ गया है कि आप भी अभी एडटेक चला रहे हो, बहुत सारे एडटेक्स भी आ रहे हैं, कि डिग्रीज और स्किल, डिग्रीज इतना मैटर नहीं करेगी जितना स्किल्स मैटर करेगी। आपकी डिग्री गुड एंट्री पॉइंट होगा आपके करियर के लिए, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपने क्या स्किल्स अक्वायर किए वो ही मैटर करेगा अल्टीमेटली। अभी मेरा फ्रेंड है ईशान शर्मा, वो बिट्स पिलानी में 3rd ईयर में था, उसने ड्रॉप आउट कर लिया बिकॉज ही वॉज डूइंग वेरी वेल इन कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब एंड ही इज रनिंग हिज ओन एजेंसी ऑल्सो एंड ही इज अर्निंग 2.8 करोड़ पर एनम एट द एज ऑफ 20। वो बंदा तो लाइक ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड उसको मैं जब देखता हूँ तब लगता है कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका वो ये ग्रोथ माइंडसेट, लर्नर्स माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपका जब लर्निंग एटीट्यूड खत्म हो गया तब आपका बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। तो इट्स लाइक कि वंस अ पर्सन्स लर्निंग एटीट्यूड एंड्स, हिज ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन। तो जब तक आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है आप यंग ही हो। तो वो लर्निंग एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और थर्ड चीज़ जो एक स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्स्ट्रा मतलब जो फ्रीलांसिंग से वो पैसे कमा सकते हैं, जो स्किल्स है उसका वैल्यू करना चाहिए। मतलब अभी जैसे ये फ्रीलांसिंग में कैसे बहुत लोग कुछ भी एकदम साइड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कोई भी या तो skill सीख कोडिंग हो गया, कोई भी एक स्किल सीख लो, उस पर कैपिटलाइज करो, उसका जो भी स्ट्रेंथ है वो सीख लो इन डेप्थ, और वो स्किल सीखने के बाद लोगों को हेल्प करो वो आपके स्किल यूज़ करके। तो दैट स्किल कैन बी एज इजी एज वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, या फिर अगर आपको टेक्निकल में जाना है तो कोडिंग सीख लो, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स कैसे करते हैं वो सीख लो, किताबें पढ़ के, आपकी भी अभी किताब आ रही है वो किताब पढ़ के, या तो कोई वीडियोस वॉच करके, या तो कोई भी एक ऐसी स्किल एक्वायर करो जो आप मोनेटाइज कर पाओ अल्टीमेटली। लेकिन ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को इससे पैसा कमाना है, आपका वो पैशन होना चाहिए, इंस्टिंक्ट, कि आपको मजा आ रहा है वो काम करने में, और ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अभी आज मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि यूट्यूब से मुझे इतना इनकम मिलेगा, इंस्टाग्राम से इतना मिलेगा, वो तो मेरे को हेल्प करना था मेरे ऑडियंस को, मैंने उस हिसाब से वीडियोस बनाए। बट इतना अच्छा ट्रैक्शन हो गया, आज 85,000 सब्सक्राइबर्स आ गए यूट्यूब पे, एंड इतना अच्छा ही हो गया, तो मैंने सोचा कि अभी तो लाइक और कंटिन्यू करते हैं इस पे, इसको बंद नहीं करना है। तो अगर मैं वो मोटिवेशन से जाता कि पैसे कमाना है, तो आज मैं शायद ये मुकाम तक नहीं आ पाता, आज मैं शायद 10,000 15,000 सब्सक्राइबर्स पे ही होता। बट मेरा मोटिवेशन क्या था कि कोई वैल्यू ऐड करना है ऑडियंस में, जो मैंने सीए में पढ़ाई किया उनको हेल्प करना है, कि मैं उनको कैसे बताऊँ, मतलब कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैंने मेरे पूरे सीए फाइनल के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सर्कुलेट कर दिए थे। तो जितने भी बुक्स थे मेरे, मतलब सीए के नोट्स, एक एक सब्जेक्ट हज़ार पेजेस के होते हैं, बहुत वास्ट होता है, तो मैंने सब स्कैन किए थे, और मैंने पूरा कॉस्ट बेयर किया था, मतलब वो ये नॉमिनल था, बट मैंने स्कैन करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे, लिंक्डइन पे डाल दिए थे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था तभी। तो ये मोटिवेशन था कि लोगों को मदद करो, और ऑटोमेटिकली अभी मोनेटाइजेशन तो हो ही गया है, अभी तो सैलरी से ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन से ही पैसा आता है। और एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब आप सीए की तैयारी कर रहे थे, आपने कहा कि आप मोबाइल से दूर रहे। मैंने ये भी सुना है कि आप 6 साल तक टीवी नहीं देखे हो, वो अब भी नहीं देख रहे हो आप। राइट। आपको टीवी की लत नहीं है, ये जो नेटफ्लिक्स की बीमारियां लोगों को लग गई हैं टीवी के बाद, या अमेज़न प्राइम की बीमारियां लग गई हैं, आपको नहीं लगा यार आप वेब सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं देखते हो? हाँ। ये एडिक्शन से कैसे दूर रह रहे हो? राइट। तो वैसे देखा जाए तो मैं काफ़ी ऐसे बोरिंग टाइप का इंसान हूँ, आप बोल सकते हो, मतलब ना नेटफ्लिक्स का मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, नहीं, पर आपकी रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है, आपके कमेंट के नीचे बहुत फीमेल फॉलोवर्स हैं, हार्ट्स दे रहे हैं आजकल। नहीं, शायद वो फेक फॉलोअर्स हो गए, मैंने उनको बोला होगा आप कमेंट करो मेरे इस पे। नहीं, जस्ट किडिंग। बट मेरा ऐसा है कि अभी नेटफ्लिक्स का ना मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, अमेजॉन प्राइम का नहीं है। मैं टीवी 6 साल से, आपने बराबर बहुत रिसर्च किया आपने, तो 6 साल से नहीं देखा है मैंने टीवी भी। लास्ट टाइम मैंने देखा था 2016 में, वो एक मूवी देखी थी घर पे, जब आईपीसीसी की एग्ज़ाम थी तभी, उसके पहले। ये सब मेरे हिसाब से ऐसा है कि मैं वही चीज़ें करता हूँ जो अल्टीमेटली मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। अगर मैं ना बहुत ऐसे, टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सेल्फिश इंसान हूँ, कि कैसा है कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, मैं वही चीज़ के पास जाऊँगा। तो ग्रोथ के लिए मेरे हिसाब से सेल्फिश होना ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली आप अगर सेल्फिश नहीं होगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे कि वैल्यू कैसे ऐड करेंगे खुद के लाइफ में, तो आप ग्रो नहीं हो पाओगे। तो अभी जैसे मेरा अल्टीमेट गोल जो है, मैं वही चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करूँगा जो प्रोडक्टिव है। और मेरा प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका मेरा एंड गोल जो मीट करना है मुझे, अगर ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो हेल्प कर रहा है मुझे अचीव करने में, तो वो प्रोडक्टिव है। अभी टीवी देखना हो गया, कोई मूवी देखना हो गया, ये सब अगेन शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट है। मुझे जो हासिल करना है एंड लॉन्ग टर्म गोल, उसमें हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं देखूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर जैसे कोई हर्षद मेहता की स्कैम सीरीज़ हो गई, वो मैंने एक देखी थी सिर्फ पिछले 6 साल में, और वो भी मैंने मेरे फ्रेंड का सोनी लिव का लॉगिन आईडी पासवर्ड लिया था, मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। बट वो देखा था क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में मेरे को इंटरेस्ट है, और उससे मुझे भी समझ आएगा कि मैं मेरे ऑडियंस को क्या लेसन दे सकता हूँ वो वेब सीरीज़ के ऊपर से। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि रियली लाइक इम्पैक्टफुल है, मेरे को वैल्यू ऐड करेगी, तो मैं वही कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी लेस कंटेंट कंज्यूमर, आई एम मोर लाइक अ कंटेंट प्रोड्यूसर। और कंटेंट प्रोड्यूसर में भी ऐसा है कि जो मेरे लाइफ लेसन है, जो मैं सीखता हूँ, मैं वही मतलब लोगों को शेयर करता हूँ, ताकि उनको भी समझे कि मेरे मिस्टेक्स वो रिपीट ना करें। तो ये एडिक्शन कभी आया ही नहीं। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स का, मेरे सब फ्रेंड्स आज नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन प्राइम देखते हैं, मेरे को भी बताते कि चल अपन बिंज वॉच करते हैं, कि साथ में 3-4 सीरीज एक साथ देख लेंगे। बट मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई। लाइक लोग बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बट मेरे हिसाब से इफ़ यू आर डिसिप्लिन देन यू विल बिकम सक्सेसफुल मच क्विकर। सो मैं ऐसे बोलता, लाइक डिसिप्लिन इज बोरिंग बट डिसिप्लिन इज सक्सेसफुल। तो आपको अगर लाइक एकदम ऐसे अच्छे राह पे जाना है तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। पर जब भी मैं किसी सीए फाइनेंस बैकग्राउंड वाले बंदे से मिलता हूँ ना, तो मुझे एक अजीब सी बू आती है। बू नहीं कहेंगे उसे, एक थॉट प्रोसेस की बू आती है। जनरली क्या होता है ना, वो हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखते हैं। जैसे कि कुछ भी लेना हो और उनको लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा सोचता है कि क्यों ना उन पैसों को इन्वेस्ट कर दें।
दैट इज अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, सीखने को मिलता है। बट आपको नहीं लगता पहला चीज आप ऐसा करते हो कि हर चीज में मतलब आप शौक पूरे नहीं करते और शौक को दबा के सोचते हो पैसा मैं शेयर मार्केट में डाल दूं मुझे ज्यादा आउटपुट आएगा, तो शौक बड़ी चीज है आपके लिए या फिर उसको दबा देते हो छोड़ो यार शेयर मार्केट बड़ी चीज है? यार एक्चुअली मैं तो बहुत शौकीन इंसान हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो आई एम लाइक अ ब्रांडोहॉलिक पर्सन जो कि बहुत सारे मतलब ब्रांड्स वैंड्स पे पैसा खर्च करेगा। आई लाइक टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ, मेरे को लोगों पे स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है इतना जितना मेरे को खुद पे स्पेंड करना अच्छा लगता है। और ये सब टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेंस नहीं मानता हूँ इन सबको। अभी जैसे मैंने लैपटॉप एक HP स्पेक्टर X360 का लैपटॉप है जो 1.5 लाख का आता है, जो US से लिया था मैंने। अभी ये मैंने लिया था बिकॉज ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो वीडियो एडिटिंग है, ये एकदम लैपटॉप में 16 GB का रैम है और 2 GB ग्राफिक्स और सब जो मेरे को चाहिए वो है। तो ये सब मेरे को मेरे अल्टीमेट गोल में हेल्प करने वाला है। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। ये मेरा ठीक है अच्छा एक्सपेंसिव लैपटॉप ले लिया, बट इसके साथ मुझे अल्टीमेट एंड गोल पे जाना है, वो हेल्प कर रहा है। फिर सेकेंडली अभी जैसे जो भी मतलब कुछ भी अगर दूसरी चीज़ हो गई, परफ्यूम्स हो गया या तो टी-शर्ट्स हो गया या तो एकदम ब्रांडेड कपड़े हो गया, ये सब मैं इन्वेस्टमेंट ही मानता हूँ। बिकॉज कहाँ पे भी इवेंट में जाते हो सबसे पहले लोग तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, तुम कैसे कैरी करते हो खुद को, वो सब नोटिस करते हैं। तो ये सब थोड़ा मैटर करता है मेरे हिसाब से। और स्पेशली इन मुंबई जहाँ पे बहुत इवेंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे वेंचर कैपिटल के इवेंट्स होते हैं, क्रिएटर इकोनॉमी के बहुत इवेंट्स होते हैं, सब लोग बहुत एकदम ऐसे प्रेजेंटेबल मैनर में आते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा वहाँ पे मैटर करता है। इसलिए आई लाइक टू स्पेंड मोर ऑन ब्लेजर्स, फिर एकदम ब्रांडेड शर्ट्स जो एकदम अच्छे दिखे, और जहाँ पे मैं सेमिनार्स में स्पीच देने जाता हूँ तो उस पर मैं स्पेंड करता हूँ। एंड अभी कार में भी तो अभी जैसे लग्जरी कार अभी डैड ने गिफ्ट दी है मेरे को, तो इट्स नॉट बाय माय अर्निंग्स बट ही हैज़ ओनली गिफ्टेड मी द कार। एंड दिस इज ऑल्सो मोर लाइक मतलब नॉट एन इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इच्छा थी कि एक BMW खरीदनी है तो खरीद के अभी उन्होंने मेरे को गिफ्ट दे दी। तो इट्स लाइक ये जो ड्रीम्स है कि मेरे को कभी ना कभी ये लेना है, तो वो वाले ऐसे ड्रीम्स ट्रू हो गए। तो मैं काफ़ी शौकीन इंसान हूँ एंड आई डोंट बिलीव कि ठीक है ये इसको हटा के मैं स्टॉक मार्केट्स में डाल दूँ प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि बैलेंस रखो, मतलब इसमें भी डालो इसमें भी डालो, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। तो इसका एक सेपरेट कॉर्पस होना चाहिए, इसका एक सेपरेट कॉर्पस होना चाहिए, इसका बराबर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत मॉनेटरी रिटर्न देगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म पूरे लाइफ टाइम तक रिटर्न देगा। तो मेरा तो ये मानना है। जैसे आपने अभी मर्सिडीज ली GL, तो वो भी आपका मेरे हिसाब से लाइक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो वही बात है। पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब आप बोलते हो कि आपने थोड़े बहुत देखा कि ये चीज इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं करता हूँ लेकिन ये चीज मैं शौक के लिए करता हूँ, तो मुझे ऐसी 3 चीजें जाननी है, आप 2 भी बता सकते हो जो कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ शौक के लिए की है। एक चीज जो शौक के लिए की थी आई थिंक ये था कि अभी वापस आप इन्वेस्टमेंट ही बोलोगे, लेकिन मेरा शौक था, मेरे को मॉब्लॉन्ग का पेन खरीदना था, क्योंकि वो मतलब कहाँ पे भी जब मैं जाता था इंटरव्यूज के लिए या साइन करने, तो वो काफ़ी अच्छा एक फैंसी लगता था। तो मैंने मॉब्लॉन्ग का पेन खरीदा था 40,000 का, जो मेरे पास आज भी है। तो वो शौक के हिसाब से किया था। ब्रांड पता करो भाई कौन सा है। तो ये शौक था एक। क्या बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग एज में हैंडसम दिखते हो, यंग एज में हो, ऐसा मान नहीं सकते कि भैया फीमेल अट्रैक्शन कभी हुआ नहीं होगा, प्रपोज आए होंगे, आपने प्रपोज किया होगा। अपनी लव लाइफ के बारे में थोड़ा ओपन हो, खोलो, बताओ यंगस्टर्स को। अब तो वैसे भी अच्छा खासा कमा रहे हो। आओगे 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इतने लोगों को एक साथ बता देना, मतलब देखो कुछ है नहीं टू बी ऑनेस्ट। लव लाइफ वगैरह मतलब कभी ऐसे प्रपोजल वगैरह ठीक है, एज एन अभी CA जब हो गया था तब बायोडेटा वगैरह पूछते थे लोग कि CA हो गया, अभी जॉब भी है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वेल सेटल लाइफ है। तो मॉम डैड को बहुत सारे लोग परेशान करते हैं आज भी। इसमें एक चीज और ऐड होती है, मुंबई में रहते हो ठीक है, अब बताओ। तो मॉम डैड को आज भी परेशान करते हैं और लोग मतलब मैसेज करते हैं और फोन करते हैं कि कुशल का बायोडेटा रेडी है क्या, लड़की एक औरंगाबाद की या लड़की एक पुणे की वगैरह, ऐसे इधर उधर से कुछ ना कुछ आते रहते रिलेशन से। तो वो मॉम डैड को परेशान करते हैं। तो मॉम मेरे को फ़ोन करती है, फिर बोलती है कि तेरे लिए लड़की लाई एक, तो तेरे को करनी है तो बता, तेरे को फोटो वोटो भेजती हूँ। मैं बोला मॉम मेरे को करियर पे फोकस करने दो, मैं 23 साल का हूँ अभी, मेरे को और कुछ बनने दो, पहले अचीव करने दो, ये एकेडमिक अचीवमेंट्स एक तरफ है और अभी कुछ लाइफ में हासिल करने दो मेरे को, 27-28 तक मैं करने नहीं वाला हूँ। तो प्रपोजल मतलब वैसे वाले मॉम डैड को काफ़ी आए, बायोडेटा कुशल का निकाल दो और उसको बोलो कि अभी जल्दी शादी कर ले। हमारे इसमें ऐसा होता है कि मारवाड़ी फैमिली में यूजुअली 25 तक शादी करवा देते हैं, तो मेरे को इतनी जल्दी तो करनी नहीं, मैंने लाइक कॉन्क्रीट बता दिया है घर पे, तो 27-28 तक करूँगा नहीं। और लव लाइफ के बारे में पर्सनली मतलब मैं आज तक कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर इतना टाइम दे दिया मैंने करियर पे और पढ़ाई पे कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया ये चीज़ों के लिए कि मैं मतलब किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो आज तक तो मैं मतलब इतना कुछ रहा नहीं, बट पता नहीं अभी कुछ भी हो सकता है, तो अभी फ्यूचर मैंने देखा तो है नहीं, बट इट्स लाइक कि
मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि आई वोंट बी एबल टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, इतनी चीज़ें ना एक साथ, तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक साथ। जैसे कंटेंट क्रिएशन है, अभी जॉब है, फिर CFA का बीच में एग्जाम था, लेवल 3 जो अभी क्लियर किया मैंने, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो अभी के लिए हिसाब से तो कुछ है नहीं, बट आप बताओ अगर आपकी पहचान में कोई हो तो। इफ आई आस्क कि ऐसा कोई एक ऐसा सुनहरा पल, एक हाई मोमेंट जो आपने अपनी लाइफ में देखा, उसके बाद लगाया यस आई डिड इट, वो मोमेंट कौन सा था? राइट, तो आई थिंक ये तो यही था 16 जनवरी 2020 जब मेरा CA फाइनल का रिजल्ट आया था। एंड तभी मुझे इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन से कॉल आया था कि कुशल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5th इन योर CA फाइनल्स। और तभी मतलब आई वाज लिटरली ब्रीमिंग विद जॉय, क्योंकि मेरा ये गोल था कि मैंने इंटरमीडिएट में 5th रैंक था, तो मेरे को एटलीस्ट ये मेंटेन करना है फाइनल में। तो मेरा टारगेट था कि टॉप 5 में तो आना ही है, 6 तक नहीं जाना है मेरे को, मेरा ये टारगेट था एट द बैक ऑफ माई माइंड। और उन्होंने जब 5th बोला तो मैंने सोचा अरे वाह, फाइनल्स में भी वही, इंटरमीडिएट में भी वही, तो काफ़ी सही है। और वही टाइम जब मैंने मॉम डैड को बोला, उनका फ़ोन आया और मेरे मॉम डैड किचन में थे, तो मैं गया किचन में और उनको बोला कि मेरा सेम रैंक आया, 5th रैंक आया। लिटरली तुरंत रोने लगे, लाइक विद इन सेकेंड माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग, लाइक एकदम खुशी के आंसू। एंड माई डैड वॉज ऑल्सो, ही वॉज कॉलिंग एवरीवन, ऑल द रिलेटिव्स, एंड उनके साथ बात करते करते उनके भी आंसू आ गए थे। तो मैंने जैसे बताया आपको राइट कि मैं जब CA बना तब इट वॉज एज गुड एज माई डैड बिकमिंग अ CA। तो कोई भी पेरेंट को वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि उनका बेटा या बेटी आगे जाए उनके जो भी उन्होंने अचीव किया है, तो ये लाइक वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द मोमेंट। उसके बाद 14 दिन जो थे मेरे, लाइक वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ। मतलब वहाँ पे मीडिया कवरेज हो गया, नासिक के जितने भी रेडियो स्टेशंस थे जो फेमस वाले, सब मुझे बुला रहे थे इंटरव्यू के लिए, बिकॉज नासिक में किसी का 5th रैंक आया ही नहीं था। फिर 14 डेज का वो मीडिया कवरेज था वहाँ पे, मतलब सब न्यूज़पेपर वाले जो नासिक में फेमस वाले वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। इट वॉज एज इफ कि मैं सेलिब्रिटी बन गया था। फिर घर पे भी आ गए थे न्यूज़ वाले, एंड इट वॉज सब लोगों को मेरा इंटरव्यू लेना था। मैं ऐसे सोच रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया यार ज़िंदगी में, इतनी बड़ी बात होती, मेरे को नहीं पता था 5th रैंक आना। तो वो बहुत बेस्ट फेज था। एंड उसके अलावा फिर अलग अलग सिटीज़ में, मुंबई में, पुणे में, जहाँ पे मैंने कोचिंग्स की थे, सब मेरे फैकल्टीज़ बुला रहे थे मुझे कि यहाँ पे आ, हम सब बच्चों को गाइड कर कैसे किया वगैरह। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए मैंने, और बहुत ज़्यादा मतलब तभी ऐसे काफ़ी फेम, मतलब वो फेम मिल गया था एज इन वो टाइम पे। और ऐसा हो गया था कि जहाँ पे भी जाओ तो नासिक में तो सब CA के स्टूडेंट्स वही बात कर रहे थे कि इसका रैंक आया, कैसे आया वगैरह। तो वो आई थिंक हाईलाइट्स ऑफ माई लाइफ था। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है इस इंटरव्यू को देखने के बाद उनको फिर से वो मोमेंट याद आएंगे और फिर से वो प्राउड फील करेंगे। एब्सोल्युटली। सो ये हमारा सेगमेंट अभी खत्म होता है, हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, वो मेरा फेवरेट भी है, दैट इज रैपिड फायर। तो पहला सवाल, आपकी लाइफ का सेकंड बेस्ट मोमेंट? अभी मुझे लिंक्डइन टॉप वॉइस अवार्ड मिला, तो amazing। वो मेरा बेस्ट मोमेंट रहेगा। तो क्या एक मतलब इंडिया में से 11 लोगों को मिला है, तो आई थिंक आई एम लकी इनफ टू बी वन ऑफ देम। क्या बात है। नेटफ्लिक्स और प्राइम? नेटफ्लिक्स। किसी लड़की से जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक आपको मिला है? योर बियर्ड इज वेरी नाइस। ओहो। अगर ऊपर वाला कहे आपकी मांग 3 विशेस मैं पूरी करूंगा, तो वो 3 विशेस कौन सी होगी जो आप मांगोगे? सबसे पहली विश होगी कि अगला सवाल, अगर एक सुबह आपको उठने पर पता लगता है कि आप आदित्य बिरला ग्रुप के ओनर हो, तो आपकी पहली फीलिंग क्या होगी, पहला काम क्या जो आप करोगे? पहले तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, मतलब एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड हो जाऊंगा मैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, बट एट द सेम टाइम इतना बड़ा स्टेच और आ जाएगा। एंड सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो भी मतलब अभी जैसे एंटिटीज़ है, जितने भी ग्रुप कंपनीज है, उसमें मतलब कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और कैसे इसको और डीमर्जर करके लिस्टिंग, मतलब कौन से और एंटिटीज लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में। तो वो मतलब एक चीज़ मैं करूँगा। इंडिया में आपका फेवरेट इन्वेस्टर जिसकी प्रोफाइल देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है यार? तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग राकेश झुनझुनवाला, बट इसमें मेरा आई थिंक विल बी मोतीलाल ओसवाल। डिड यू एवर गॉट ड्रंक? नो, नेवर इन माय लाइफ। तो मैं मतलब बिलीव करो नहीं करो, मम्मी की कसम खा के बताता हूँ मैं तो कि आई हैव नेवर ड्रैंक इन माय लाइफ, आई हैव नेवर स्मोक्ड इन माय लाइफ। व्हाट इज योर मोस्ट विजिटेड वेबसाइट? व्हाट इज योर इनकॉग्निटो मोड में कि नॉर्मल मोड में? इनकॉग्निटो मोड। आज बताइए। आई थिंक मोस्ट विजिटेड वेबसाइट अभी के लिए ये वाला है, लैपटॉप पे तो इट्स ntracker.com, जहाँ पे आई रीड अ लॉट अबाउट स्टार्टअप्स एंड न्यूज़, एंड टेकक्रंच करके, टेकक्रंच बहुत पसंद है मुझे। बड़े साफ सुथरे आंसर दे रहे हैं। हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल, योर फेवरेट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया? Favorite entrepreneur, I think will be chairman of Aditya Birla Group, Kumar Mangalam Birla. He is like one of the most visionary persons I've ever seen. I've interacted with him twice during work meetings only, and the clarity and the vision which he has
इट्स जस्ट ट्रेमेंडस. मतलब That's true. इट्स लाइक कि वो पहले उनका एक फेस जो मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे, बट दूसरा फेस जो उनका क्लैरिटी इन डेप्थ जाते हैं वो, जब उनको कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट करोगे, ही विल इंश्योर कि पूरा ग्राउंड मतलब निटी ग्रिटीज तक जाएंगे वो, हर एक डिटेल में हर एक चीज़ पूछेंगे, नो मैटर मतलब कितना भी ग्राउंड रियलिटी में जाओ, कितना भी जाओ, बट ही लास्ट. तो इन डेप्थ क्लैरिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट. और अगर वर्ड में पूछे तो वर्ल्ड में पूछे एंटरप्रेन्योर, आई थिंक फेवरेट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड वुड बी इलॉन मस्क. सो ही इज क्रेजी, नो डाउट. Like people call him mad, but I mean he is a pure source of inspiration. He is the man कि जो सोच लिया वो करके दिखाएगा. मतलब उसको अभी आज कुछ भी अगर करना है मार्स में, जैसे अभी वो like he is planning to take people to the moon, to the Mars, अगर उसको कुछ भी करना है, like he can also think कि अगर उसको प्लूटो पे लेके जाना है, प्लूटो तो है नहीं खैर अभी, लेकिन कहाँ पे भी लेके जाना है वहाँ पे भी लेके जाएगा वो. He is like that visionary. शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी के बारे में तो ऐसा है कि आप लड़की ढूंढने वाले हो मेरे लिए, तो मैं तब तक रुका हूँ 27-20 यही ढूंढेगा ये लड़का, बड़ा अच्छी रिसर्च कर रहा है. 27-28 तक तो करूँगा नहीं मैं, और बाकी तो बस शादी तो क्या ही है. आप ज्यादा बेटर बता तो सकते हो. अगला सवाल इसी के ऊपर था, इसलिए मैंने पूछा, इफ यू गेट अ चांस टू मैरी अ सेलिब्रिटी, हाँ, तो किससे करो? मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेस टाइप्स अभी बोल नहीं सकता मैं, बट आलिया भट्ट, बिकॉज अभी तो उनकी शादी हो गई जस्ट, बट आलिया भट्ट वुड हैव बीन द वन. अफसोस. हाँ, तो बुरा तो लग रहा है. अफसोस आलिया भट्ट के लिए ना. अगला सवाल, व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर? टेकिंग अ प्लंज टू आदित्य बिरला वेंचर्स, व्हिच इज द इन्वेस्टिंग आर्म. तो यहाँ पे मतलब वेंचर कैपिटल आर्म में आया, तो दिस वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस. एंड यहाँ पे मतलब इतना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आता है, लाइक टॉकिंग टू 3-4 फाउंडर्स एवरी डे, उनके बिजनेस के बारे में समझना. हमको इतना फ्रीडम दिया जाता है कि आप फाउंडर्स की बात करो, आपको अच्छा लगे तो आप प्रेजेंट करो. मतलब इट्स एज गुड एज यू आर लाइक ओनिंग द कंपनी. तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट करियर डिसीजन. अच्छा, कभी अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट का या फिर अपने पर्सनल अकाउंट का पासवर्ड किसी क्रश के नाम पे या किसी लड़की के नाम पे रखा है? नहीं, मतलब मैंने बर्थ डेट रखा था, तो बेसिकली नाम पे नहीं रखा था, बर्थ डेट रखा था. तो मेरा जो बर्थ डेट है और मेरी एक क्रश का बर्थ डेट, तो वैसे 4 डिजिट्स लगा के रखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी लड़की को हाँ. कुशाल को इम्प्रेस करना हो, हाँ, तो वो एक कौन सी चीज है जिससे आप इम्प्रेस हो जाओगे? थोड़ा बोरिंग सा आंसर है, बट आई प्रेफर समवन विद स्मार्ट इंटेलेक्ट एंड करियर फोकस्ड. तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो मेरे से ज्यादा उसके करियर को प्रायोरिटी देगी ना, तो मैं एकदम इम्प्रेस हो जाऊंगा. एंड सेकंड, गुड लुक्स तो यार मतलब मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटिंग एप्स यूज कर रहे हो? डेटिंग एप्स मैंने ये डाउनलोड किया था, बम्बल, लेकिन 2-3 दिन किया, कुछ मैच नहीं आया, डिलीट कर दिया. अच्छा. ओके, व्हाट बेस्ट सजेशन यू एवर रिसीव्ड? Best suggestion I've ever received. So this was from Shri T.N. Manoharan sir. So T.N. Manoharan sir, he is the former chairman of Canara Bank and he is the past president of Institute of Chartered Accountants of India. उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2010 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. आपने सत्यम स्कैंडल सुना है क्या? हाँ. तो सत्यम स्कैंडल को इन्होंने ही पूरा रिवाइव किया था, इन्होंने ही ढूंढा था पूरा सत्यम फ्रॉड, एंड इन्होंने ही वो कंपनी टेक महिंद्रा को बेची थी फिर बाद में. तो इन्होंने मैंने इनका इंटरव्यू लिया था मेरे यूट्यूब चैनल पे. आई वॉज ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन माई शो. उन्होंने बहुत ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस दी थी कि नेवर एवर टेक सक्सेस to your mind, otherwise you'll have ego issues. Always take success to your heart, celebrate it like a small kid who is given an ice cream, and just bhul jao and just go on to achieve bigger milestones. On the other hand, never take failure to your heart, because अगर आप heart पे लेके जाओगे तो आप complain करोगे, रोगे, you will just keep cribbing all the time. Take failure to your mind, analyze what went wrong, and just don't repeat the mistake again so that you don't fail again. तो फेलियर को कभी भी आप हार्ट पे मत लेके जाओ, माइंड में लेके जाओ. सक्सेस को कभी भी माइंड में मत लेके जाओ, हार्ट पे लेके जाओ. लाइक दिस इज लाइक ब्रिलियंट एडवाइस व्हिच ही हैज गिवन, एंड आई थिंक इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइंस इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. यस, ऑफ कोर्स मजा आ गया यार. सो ये हमारा जो सेगमेंट है वो भी अभी खत्म होता है, रैपिड फायर. अब लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. मैं एक वर्ड बोलूंगा और उस वर्ड को सुनने के बाद आपके माइंड में जो भी वन वर्ड आता है आपको डायरेक्टली बता. ठीक है? ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो पहला, एडवेंचर फॉर यू. ट्रेक. फर्स्ट लव. माय मॉम. नासिक. बेस्ट क्लाइमेट सिटी. चाय. आई हैव नेवर ड्रैंक. रोमांटिक डेट. नेवर हैड. एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया. इंप्रूविंग डे बाय डे. क्रिकेट इन इंडिया. वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स. एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू चेंज ट्रेमेंडसली. आखिरी सवाल बहुत सिंपल है, बिकॉज आपने अपनी 23 इयर्स की लाइफ में, मतलब इतनी यंग एज में इतना सब कुछ अचीव किया है. तो ऐसी 3 एडवाइसेस जो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे जो आपको देख रहे हैं, 3 एडवाइस जो आप देना चाहते हो. आई थिंक नंबर 1,
इज दैट नेवर एवर चेज सक्सेस, मतलब सक्सेस के पीछे बिल्कुल मत भागो, फेम, पैसा, सक्सेस वगैरह, जस्ट यू नो लाइक गो फॉर व्हाट इज योर कॉलिंग, व्हाट इज योर पैशन, मतलब जो भी आपका पैशन है इनहेरेंट वही फॉलो करो, और जो भी लोग कहेंगे उनको इग्नोर करो, मतलब रिलेटिव्स बोलेंगे कि ये मत कर वगैरह, जो भी आपका हार्ट कहेगा वही फॉलो करो, अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। सेकंड पीस ऑफ एडवाइस वुड बी कि सैक्रिफाइसेस करना सीखो, और ऐसा नहीं है कि आप सैक्रिफाइस करोगे तो बोरिंग हो जाओगे या डिसिप्लिन हो जाओगे। इफ यू मेक सैक्रिफाइसेस, आपको जब अचीव करोगे जो भी आपको करना है अचीव, ये जितने भी सैक्रिफाइसेस ये सब वर्थ इट लगेंगे आपके जो भी अचीवमेंट डे पे। तो मेक सैक्रिफाइसेस एंड ऑलवेज फॉलो दिस कोट विच आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। और इसमें ऐसा है कि शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट जो है वो बहुत सिंथेटिक होते हैं, मतलब वो बहुत ऐसे 2-3 दिन याद आएंगे, 1 साल बाद तुमको ये याद नहीं होगा कि मैं 1 साल पहले मूवी देखने गया था, मैं फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था। बट अगर आप सीए बन गए, अगर आप इंजीनियर बन गए, अगर आप डॉक्टर बन गए, तो पूरी लाइफ टाइम पूरी दुनिया याद रखेगी कि आप डॉक्टर हो, सीए हो या इंजीनियर हो। तो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से सोचो, और जस्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर पे फोकस मत करो। ये सेकंड पीस ऑफ एडवाइस। एंड थर्ड पीस ऑफ एडवाइस इज नेवर एवर हैव ईगो इन योर लाइफ। ईगो मतलब एक ऐसा है कि अगर आप जितना ईगोइस्टिक होगे उतना ही जल्दी आप मतलब फेलियर के रास्ते पे जाओगे। अगर आपको अर्ली सक्सेस भी मिल जाती है तो उसको मतलब आप घमंड नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टे हम्बल, स्टे लाइक डाउन टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों से बात किया मेरे यूट्यूब के पॉडकास्ट पे, एक चीज़ सीखी उनसे कि बहुत हम्बल है वो लोग। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, ह्यूमिलिटी जो है आपके खून खून में होनी चाहिए। You should always have your feet on the ground, no matter if your head has reached the sky or even if it has gone beyond the sky. तो ईगो नहीं होना चाहिए, और humble और humility ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लाइक अरविंद सर आज ये इतने ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल है, बट इनको देख के ऐसा लगता है लाइक इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ है। इट्स लाइक वी ऑल शुड लर्न लाइक बीइंग सक्सेसफुल एंड एट द सेम टाइम बीइंग वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप जमीन पे रहोगे उतना आपका सक्सेस का ग्राफ और ऊपर बढ़ता जाएगा। एब्सोल्युटली अग्रीड एंड एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। इनसे अच्छी एडवाइस अब क्या ही मिल सकती है आपको। यंग एज में इतना सब कुछ अचीव किया है, कुशाल के लिए एक बार तालियां बजानी चाहिए हमें। और मैं सभी व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप जितना भी अभी इंटरव्यू ये देखें, ये सेगमेंट पूरा, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपको कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगा। दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि आपको कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा, वो भी आपको कमेंट में बताना है। और कुशाल का कौन सा ऐसा जवाब जो आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट बन सकता है या बनेगा, या आप ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए हमारे चैनल को और हमारे सेगमेंट को और हमारे इन सेशंस को भी। थैंक यू सो मच। नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू।